तो एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया है, लेकिन अपने अटेम्प्ट को वेस्ट मत होने देना। आपने अटेम्प्ट दिया है, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती तो की होगी, आपको लगा होगा कि यहाँ शायद आप बेटर कर सकते थे। मेक श्योर कि अब जब आप पेपर एनालाइज करोगे तब वो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी गलती में मैं आपकी हेल्प करूँगी, बाकियों में तो नहीं मैं हेल्प कर सकती, सिर्फ एक गलती में हेल्प कर सकती हूँ कि हाँ, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप कैसे यूज़ कर सकते थे, और अगर आप नहीं कर पाए हो तो उसको उस तरह से यूज़, या फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन थी पर वो आप रिकॉल ही नहीं कर पा रहे थे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें आपके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा ये होता है कि हम ये रिसोर्स भी पढ़ लें और वो रिसोर्स भी पढ़ लें और पता नहीं कितने रिसोर्सेज पढ़ लें। पेपर बहुत कन्वेंशनल लाइंस पे आता है। ये जो है ऑब्वियसली पूरा पेपर नहीं आता, या जब भी मैं ऐसा कुछ बोलूँ ना, जस्ट नो कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। मैं बार बार नहीं बोल सकती कि हाँ एक्सेप्शन पॉइंट आउट नहीं कर सकती, ठीक है। तो मतलब पेपर जो है वो कन्वेंशनल लाइंस पे ही आता है, इन द सेंस अगर नहीं आया कन्वेंशनल लाइंस पे, अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि हाँ पता नहीं कहाँ से ही आ गया, तो कट ऑफ कम जाती है यार, एज सिंपल एज दैट। अगर बहुत टफ, जब मेरा पेपर हुआ था तो कट ऑफ 54 से 55 के बीच में कहीं रही होगी। पिछले बार पेपर टफ था, 60 क्रॉस कर गई, राइट। तो इट्स लाइक अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ भी कम है, तो इट्स लाइक यू शुडंट बी वरिड अबाउट दैट। बट व्हाट यू शुड बी वरिड अबाउट इज़ कि अगर कन्वेंशनल चीज़ों से क्वेश्चन आ रहा है, वो आप गलत कर दे रहे हो, तब रेस से बाहर होने के चांसेस होते हैं। अगर आप कन्वेंशनली चीज़ों को, जो चीज़ें मतलब पढ़ रहे हैं, बहुत कॉमनली रेड चीज़ें हैं, आपने भी पढ़ी है, वो आप पेपर में भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बार बार पढ़ो। ऐसा नहीं है कि कोई नए राइटर मिल गए, 2-3 साल से पेपर में दिख भी नहीं रहे हैं, लेकिन हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन तब पढ़ो जब आपके वो राइटर्स कंप्लीट हो चुके हों जो पेपर में आते ही रहते हैं, राइट। अब ये मैं बोल चुकी हूँ जितना मुझे बोलना था। वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर एंड लिटरेचर। सीरीज़ एक्स का पेपर मैं सॉल्व कर रही हूँ, और आंसर की मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। इस पेपर में एनालिसिस देखेंगे, कॉमन सेंस देखेंगे, गेस वर्क देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो लेट्स सी, आई जस्ट होप ये आपको हेल्प कर पाए। और हाँ, किसी क्वेश्चन में आपका दिमाग किसी तरीके से चला पेपर में, है ना, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि वो मुझे भी ग्रो करने में हेल्प करता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि अच्छा ये भी एक तरीका है। चलो, तो आ जाते हैं पहले सवाल पे। अब जब तो मैंने इस सवाल देखा ना, आई वाज स्टम्प्ड कि ये क्या आ गया पेपर में, यू नो। अब मैं मूवीज़ की रिलीज़ डेट्स भी याद करने पड़ेंगे मुझको। एंड यू नो ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि 6 महीने की तैयारी हो, चाहे आपकी 1 साल की हो, 1.5 साल की हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये तैयार करता होगा, क्योंकि इस इन लाइंस में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं यार। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मेजरली। तो एनीवे, पर इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इतना टफ क्वेश्चन ये है नहीं, कॉमन सेंस से करने वाला क्वेश्चन है। अब मैंने देखो, अब मैंने क्या लॉजिक लगाया, हो सकता है सिली लॉजिक हो, पर मैंने क्या लॉजिक लगाया। मुझे पता था कि फना तब आई थी जब मैं इतनी छोटी थी कि मुझे मूवी ढंग से याद भी नहीं है, इतनी मैं छोटी थी। तो फना तब आई है, ठीक है। पा फना के बाद आई है, क्योंकि आई नो कि पा मुझे एक तो याद भी है, प्लस मेरा शायद कुछ उस टाइम पे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम भी था। इन द सेंस थोड़ा लेट आई है ये, और थोड़ा सा मतलब एक होता है ना, आप एक उम्र के बाद आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए क्रेडिबल होना शुरू हो जाते हो कि अब आपको खुद पढ़ाई करनी है एंड एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा याद है कि पा उस ऐसे जैसे टाइम पे आई थी जब मैं थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, राइट। तो अब इन दोनों के बेसिस पे अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँ, तो ई के बाद ए आना चाहिए, राइट। ई के बाद ए, ई के बाद ए, इन दोनों में तो नहीं है, तो ये तो पहले ही आउट हो गए, ठीक है। 2 और 3 में से आंसर होगा। 50-50 पॉसिबिलिटी आपकी पहले से ही हो गई है कि 50% चांस है आप ये सही करके आएंगे। अब देखो ये वाली मूवी, अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि हो सकता है आप लोगों को आते भी हो। मुझे ये मूवी सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि मेरी एक जीके की बुक थी जिसमें फिल्म्स का एक चैप्टर था, और मुझे वो चैप्टर बहुत पसंद था, और मुझे उसमें से याद रह गया था कि इकबाल मेरी जीके की बुक में था ना। द फैक्ट कि कोई चीज़ मेरी जीके की बुक में है और मुझे वो बुक में पढ़नी पड़ रही है, मतलब वो पहले रिलीज़ हो गई होगी, राइट। तो क्योंकि मेरी एक्टिव मेमोरी में नहीं है, मैंने कभी देखी नहीं है, तो इससे मैंने लगाया कि ठीक है, इकबाल फना से भी पहले होनी चाहिए। तो इकबाल इज सी, ठीक है। अब ऐसा है कि फना और पा के बीच में अगर इतनी सारी मूवीज़ होती जो कि सेकंड ऑप्शन में है, तो
तो मुझे कोई ना कोई तो पता होती ना, क्योंकि उस टाइम पे मैं मूवीज़ देखने वाले जोन में थी। फना से पहले भी मैंने मूवीज़ नहीं देखी हैं, और एक टाइम के बाद भी मैंने मूवीज़ देखना छोड़ दी हैं, क्योंकि अब मैं नहीं देख पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है। राइट। तो टाइम क्या मिलता है, हाँ टाइम भी नहीं मिलता है, और वैसे भी अब थोड़ा सा इंटरेस्ट टुवर्ड्स रीडिंग एंड एवरीथिंग डेवलप हो गया है। एनीवे, तो क्या है, हाँ तो इसका सिंपल आंसर है 3। कॉमन सेंस से करने वाला क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। मैं यहाँ पे लिखूंगी ताकि हम लास्ट में काउंट कर सकें कितने इजी क्वेश्चंस हैं। अब आ जाओ फुल फॉर्म ऑफ एपीए। ये इजी कन्वेंशनल लाइंस पे क्वेश्चन है। बेसिक रिसर्च का नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। एमएलए हैंडबुक पे आपसे वो सवाल पूछते हैं, राइट। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इसका आंसर है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और वैसे भी अगर आप इसको गेस भी करना चाहो, PAA होगा। अगर फर्स्ट वाला होता तो PAA होता। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फुल फॉर्म्स कभी भी ऐसे नहीं होती हैं कि आपके जो इनिशियल्स होते हैं उनसे उनका डेफिनेटली लेना देना होता है। कई बार ऐसा होता है कि APA का हो सकता है PAA भी हो, ऐसी भी फुल फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जनरल उसमें देख रहे हैं हम, है ना। जब भी तुक्का लगाना होता है थोड़ा जनरली देखना होता है। गलत भी होते हैं तुक्के, ऐसा नहीं है कि गैस वर्क आपका हमेशा सही होगा। पर देखो, तो हाँ इसमें आएगा आपका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, क्योंकि पहला तो मुझे वैसे ही गलत लग रहा है, राइट। मुझे ये भी गलत लग रहा है, एसोसिएशन फॉर अमेरिका फॉर साइकोलॉजी AAP। बचा 2 और 3। अब इसमें एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी फॉर अमेरिका, ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो गया? इससे तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन हो जाए, सिंपल है ना एकदम से। ये ऐसा लग रहा है कि एक्सपैंड किया हुआ है, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना, फील आ रही है कि डेलिबरेटली शायद एक्सपैंड किया हो। अभी देखो मैं आपको अपनी थिंकिंग बता रही हूँ, ये गलत हो सकती है, कई कई जगहों पे गलत होती है, लेकिन फिर वही है कि अगर आपका नेट पॉजिटिव आ रहा है तो आप फ़ायदे में हो, राइट। तो आपको अपना बस मैं बता रही हूँ कि मेरा दिमाग कैसे चल रहा है। अब मैं ये आप करती रहती हूँ, उसका मतलब मैं, है ना, आप मतलब मैं समझ लेना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं 53rd क्वेश्चन पे। ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नॉलेज टेस्ट होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई थिंक 1 साल के अंदर अंदर ऐसा सवाल आया है कि BR अम्बेडकर के वर्क्स को आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था। मैंने आपको पहले भी बताया है, कभी भी सवाल जिस डेप्थ में आ रहा होता है उससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि अगली बार वो किस डेप्थ में आपसे एक्सपेक्ट करते हैं पढ़ाई करवाना, राइट। अगर BR अम्बेडकर का ऐसा कुछ सवाल पूछा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर बाय BR अम्बेडकर, राइट, उसमें 4 ऑप्शंस दिए होते, तो आप इतना कर सकते थे कि हाँ आपने BR अम्बेडकर का वर्क भी पढ़ लिया, उनमें एक एक लाइन में पढ़ लिया कि उसमें क्या है, मैक्स टू मैक्स उनकी क्रोनोलॉजी देख ली, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो था कि BR अम्बेडकर का क्रोनोलॉजी पूछा है। जब क्रोनोलॉजी पूछ ली मतलब वो आपसे इतने डेप्थ में उस राइटर के बारे में जानना चाह रहे हैं, मतलब आपको राइटर तैयार करने हैं, राइट। अब ये सवाल तो देखो बहुत आसान है क्योंकि ये कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो रहा है, पर अगर ये टफ सवाल भी होता ना तब भी एक्सपेक्टेड है कि आप ऐसे सवाल करें, क्योंकि लास्ट ईयर सवाल आया यार। जब 1 साल मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही जो लिटरली 1 साल के अंदर आया है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, पुराना होता जाता है पेपर, उसका रेलेवेंस उतना कम होता जाता है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है। पर यह सवाल आपका आसानी से सॉल्व होगा, मैं बताती हूँ कैसे। अच्छा पहली बात तो अगर आपने सर्च किया होता है एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, ये लास्ट ईयर पूछा भी था, तो लास्ट ईयर मतलब जब भी एक आधे साल के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था एनहाइलेशन ऑफ कास्ट का। ये विकीपीडिया की पहली लाइन है, अनडिलीवर्ड स्पीच रिटन इन 1936। फर्स्ट लाइन में यही लिखा है जब आप एनहाइलेशन ऑफ कास्ट सर्च करेंगे। तो ये आपको वैसे तो आना चाहिए था, पर अगर नहीं भी आता है तो आप देखो, दिस इज़ अ फिक्टिशियस नॉवल। अगर मैं बिना पढ़े गई होती तो मैं इसको तो पहले ही गलत कर देती। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट मेरे हिसाब से मुझे फिक्टिशियस नहीं लग रहा है। फिक्शन का एक पर्टिकुलर टाइटल होते हैं, एक तरीके के टाइटल्स होते हैं, और अगर आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, नाम देखे होंगे और थोड़ा ऑब्जर्व किया होगा तो आपको समझ आ गया होगा। नॉन फिक्शन के होते हैं ऐसे टाइटल्स, प्रॉपर आपका टाइटल बता रहा है कि नॉवल के अंदर क्या है, राइट। तो ये फिक्टिशियस नॉवल तो नहीं है, विच कट्स आउट 2 ऑप्शंस फॉर मी विच इज़ सेकेंड एंड थर्ड। बचता है फर्स्ट एंड फोर्थ। अब इससे मुझे ये पता लग गया कि ए तो है, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ में दोनों में ए है। नाउ द थिंग इज़ कि बी सही है या सी सही है। अब आप बी देखो, मतलब इससे जनरल स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा। इट फोकसेस ऑन द नीड टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट। जो कास्ट सिस्टम है, जो इसके अगेंस्ट जो मूवमेंट है, उसका बेसिक प्रिंसिपल यही नहीं है कि कास्ट सिस्टम को आपको ऐसे मतलब कास्ट सिस्टम इरेडिकेट करना है
और ऐसी सोसाइटी बनानी है जहाँ पे सब एक तरीके के हों, एक तरह से ट्रीट किए जाएं, राइट। तो बी तो बिल्कुल सही लग रहा है। और सी सेंस नहीं बना रहा है क्योंकि देर विल बी आउटकास्ट इवन इफ कास्ट सिस्टम इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ये मेरी समझ से बाहर है कि अगर कास्ट सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया तो आउटकास्ट कैसे होंगे। हो सकता है कोई और तरीका हो, पर मैं इस एग्ज़ाम में यही सोचूंगी कि हाँ ये तो गलत है, ठीक है। सो आई विल कम विथ ए एंड बी, सिंपल सॉल्व हो रहा है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड विद द येल स्कूल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो आना चाहिए था। टेरी ईगल्टन काफ़ी कॉमनली स्टडीड है और ये सारे कभी ना कभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो इनफैक्ट काफ़ी रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो ये तो आने चाहिए थे। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, तो मैं लिख देती हूँ। ओ व्हाट डिड आई डू। ठीक है, इसको लिख देते हैं इजी इजी इजी, ठीक है। अब आ जाओ अगले वाले पे। अब अगले वाले को अगर आप ध्यान नहीं दोगे और ऐसे सोचोगे कि ये क्या आ गया तो फिर नहीं कर पाओगे। बट ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप इस पे ध्यान ही मत दो कि क्या लिखा है, कि किसने क्या बोला, कौन से वाले राइटिंग में धनंजय ने 10 रुपये में कुछ बोला है। अब ये नॉर्मली कन्वेंशनली ऐसा इतना इंपॉर्टेंट टेक्स्ट नहीं है कि आप पढ़ेंगे, है ना। पर अब पेपर में तो आ गया, अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो 5 चीज़ें लिखी हैं जो मेरे को हिंदी के मतलब तो नहीं समझ आ रहे पर इंग्लिश के समझ आ रहे हैं। अब देखो मतलब बिगिनिंग, ठीक है, 5 स्टेजेस ऑफ एक्शन पूछे हैं। मतलब बिगिनिंग से पहले तो क्या ही हो सकता है यार, बिगिनिंग ही होगी सबसे पहले, नाम से ही है। बी का एक तो ऑप्शन ही एक ही है, पर फिर भी चलो और देखते हैं। बिगिनिंग के बाद आप एफर्ट लगाओगे, फिर आप सक्सेस का प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में सोचोगे कि सक्सेस के कितने प्रॉस्पेक्ट्स हैं, सक्सेस होगी नहीं होगी। उसके बाद एक टाइम के बाद आपको सर्टिनिटी ऑफ सक्सेस का हो जाएगा कि हाँ सक्सेस होगी, और फिर आप एक रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। मतलब और कुछ नहीं तो बी पहले और ई लास्ट तो होना ही चाहिए, और उसका तो एक ही ऑप्शन है। इजी सवाल था ये, ठीक है। चलो अगले पे आ जाते हैं। ये आया इस पेपर का पहला डिफ़िकल्ट सवाल। चलो आगे चले। ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि आप देखो ये सारे जो राइटर्स ऑप्शंस में दिए हैं इनके बारे में पढ़ते हैं, आई नो, और काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। हर एक जो ये ऑप्शंस में दिया है ये बहुत डिटेल में आने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे नहीं लगता कि ये एक इतना कॉमनली रेड फैक्ट है। किसी ने पढ़ा हो तो वो किस्मत है, पर मतलब किस्मत नहीं, हार्डवर्क भी है, मतलब ऐसा मत समझना यार। पर ये है कि ये आपको नहीं भी आता था ना पेपर में, तो ऐसा नहीं है कि अब आप इस फैक्ट के लिए और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लगेंगे। अगर आपके वो सारे सवाल सही हो रहे हैं ना जो मैं कह रही हूँ, ये कन्वेंशनल हैं, कॉमन सेंस के हैं, देन यू रियली डोंट नीड टू एक्सपैंड योर रिसोर्सेज, सॉरी देन यू नीड टू एक्सपैंड योर रिसोर्सेज, आप कर सकते हैं। पर अगर आपकी उन सवालों में गलतियाँ हो रही हैं जो मैं कह रही हूँ कि आसान है या कन्वेंशनल है, कॉमन सेंस बेस्ड है, देन यू डोंट नीड टू एक्सपैंड योर रिसोर्सेज, यू नीड टू वर्क अपॉन वट यू ऑलरेडी रेड, ठीक है। चलो ये क्या आ गया, हाँ, तो ये इसका आंसर है जॉन गाल्सवर्दी, और ये मुझे भी नहीं आता था, सो इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। 57th पे आ जाते हैं। दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन प्रोवाइडेड आपने कभी ढंग से, मतलब कभी अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहे होंगे, थोड़ा चीज़ें देखी होंगी जब आप पढ़ रहे होंगे। आपको एक चीज़ है, पहले तो चलो यहाँ से आते हैं, ई ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले क्योंकि 2 में ना एलिमिनेट हो जाएगा। फोनोलॉजी, ओलॉजी कभी भी लगे मतलब स्टडी ऑफ समथिंग, ठीक है, ये तो पक्की बात होती है, ओलॉजी का मतलब ही वो होता है। फोनो, फोनो पता है जब मैंने अटेम्प्ट दिया था तो उसमें होमोफोन्स पूछे थे, एंड कैन यू बिलीव मैं पेपर में यही भूल गई कि होमोफोन्स क्या होते हैं, क्योंकि इतने टाइम से पढ़ा ही नहीं है। पेपर में होमोफोन्स आ गया, फिर मैंने दिमाग लगाया कि ठीक है, फ़ोन मतलब फोनेटिक्स, फ़ोन मतलब किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, वो जो आवाज़ है फोनेटिक्स वाला। होम तो मुझे लगा होमो मतलब सिमिलर, तो होमोफोन्स मतलब सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स, और मेरा वो सवाल वैसे सही हुआ। वैसे तो मुझे वो वैसे ही आना चाहिए, पर कई बार नहीं चलता दिमाग पेपर में, तो आपका लॉजिकल बेस इतना अच्छा होना चाहिए कि आप पेपर में डिराइव कर सको। अब यहाँ पे भी फोनोलॉजी है, तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन इट्स कल्चरल एंड
सोशल कॉन्टेक्स्ट अगर ये स्टडी ऑफ लैंग्वेज तक भी होता ना तो शायद मैं सोचती इसके बारे में पेपर में, पर जब उन्होंने कल्चर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट दे दिया तो ये तो मेरे को सेंस ही नहीं बना रहा है। ठीक है, फोनोलॉजी होता पता है क्या है? ये स्टडी ऑफ फोनीम्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ स्पीच साउंड्स इन इंडिविजुअल लैंग्वेजेस। राइट, यहाँ बन रही है ना सेंस। इन्होंने बी और ई ऑप्शन को इंटरचेंज कर दिया है, मतलब जो फिलोलॉजी होती है उसको फोनोलॉजी के अंडर लिख दिया और जो फोनोलॉजी होती है उसे फिलोलॉजी के अंडर लिख दिया। ठीक है, एनीवे, तो ई आप पहले ही गलत कर सकते हैं कि ई तो गलत है। अब या तो ए और बी सही है या सी और डी सही है। अब देखो ये नहीं आता होता है, मुझे तो नहीं आता था, ये इतना कन्वेंशनल चीज़ नहीं है ये ऑर्थोपी और फिलोलॉजी भी शायद आप पेपर में नहीं आपको आता शायद। सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक आप सोच सकते थे। क्रोनोलॉजी आजकल तो इतना हो गया है कि नेट में क्रोनोलॉजी बहुत आ रही है, क्रोनोलॉजी बहुत आ रही है। क्रोनोलॉजी क्या होता है? ये जो क्रोनोलॉजी, ये जो क्रोनो वर्ड है, दिस मीन्स टाइम, राइट। सिन क्या होता है? सिन जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा, सिंटैक्स पढ़ते हैं हम। सिंटैक्स क्या होता है? एक ही सेंटेंस में अरेंजमेंट, है ना, एक ही सेंटेंस में। सिन का मतलब देखोगे तो इसका मतलब ही ये होता है, मतलब एक जो भी वर्ड से डिराइव्ड है उसका मतलब ही होता है एट द सेम टाइम, तो मतलब समथिंग रिलेटेड टू दैट। तो सिंक्रोनिक स्टडी पर्टेन्स टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट ए स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पॉइंट। ये सही लग रहा है क्योंकि एक ही हिस्टोरिकल पॉइंट की बात कर रहा है। अब डायक्रॉनिक देखो, स्टडी पर्टेन्स टू हिस्टोरिकल डायमेंशंस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिन में डाल देते तो मेरे को था कि हाँ गलत है, लेकिन डायक्रॉनिक में डला है तो चांसेस बहुत है सही होने, क्योंकि सी सही ही है। तो सी एंड डी इसका सही आंसर है। ये इजी क्वेश्चन था, पर हाँ अगर दिमाग चलता पेपर में तो। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। अब मान लेते हैं कि इसमें से आपको, वैसे तो देखो आना चाहिए ये जितने भी, ये जैसे कुली है, मुल्क राज आनंद, वेरी फेमस राइटर। इंडियन राइटर्स में आप अगर कुछ भी ना पढ़ें तो कुछ 4-5 राइटर हैं जो सभी मतलब पढ़ने ही पढ़ते हैं, उनसे सवाल आते हैं। मुल्क राज आनंद हो गए, वी एस नायपॉल हो गए, आर के नारायण हो गए, राजा राव हो गए। देयर आर सर्टन राइटर्स जो आप नहीं छोड़ सकते, राइट। मतलब उन्हें छोड़ना तो मतलब ऐसा हो गया, बहुत बड़ा रिस्क हो गया, मतलब ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन ना आए पर रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अब जैसे वेटिंग फॉर महात्मा है, ये अभी दिसंबर 2023 में आया है यार। अब जो चीज़ दिसंबर 2023 में आई है वो अब जून 2024 में ना पढ़ो तो ये एक गड़बड़ है, गलती है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब बोलते ही हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज अ गाइडिंग लाइट लेते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ वेटिंग फॉर महात्मा का भी पढ़ा होता तो आपको पता होता कि श्री राम जो हैं वो वेटिंग फॉर महात्मा में कैरेक्टर हैं, और आप सिर्फ उसकी बेसिस पे आंसर सॉल्व कर सकते थे, राइट। वैसे तो ये जो कुली का है, ये मुन्नू, ये भी बहुत फेमस कैरेक्टर है, और ये कोई फेमस कैरेक्टर्स है, ये मतलब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स तो इंपॉर्टेंट हैं, ये आने चाहिए, ठीक है, ये आने चाहिए मेरे हिसाब से। चलो अब आ जाते हैं अगले पे। ये अगेन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अच्छा पहले मैं इसमें लिख दूँ कि ये आसान है। दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन। कन्वेंशनल लाइंस में ना जो चीज़ प्रीवियस ईयर से सॉल्व हो रही है वो मेरे लिए आसान है। अब सबका अपना अपना क्लासिफिकेशन का तरीका होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रीवियस ईयर्स में है तो मतलब दिस इज़ लाइक द फर्स्ट थिंग दैट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। जिस एग्जाम के लिए आप बैठना चाह रहे हैं उसमें पहले एग्जामिनर क्या क्या पूछ चुका है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो 59th क्वेश्चन पे आते हैं। अनट्रांसलेटेबलनेस। अब वैसे इसका कह रहे हैं कि एसटी कॉलरेज हो, पर आई एम नॉट श्योर। अगेन इट वाज अ टफ क्वेश्चन, ये करना बहुत मुश्किल था मेरे हिसाब से, सो आई विल लेबल इट एज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अब आ जाओ आप, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। वैसे ये सवाल मैं क्या बोलूँ इस पे, इजी है या टफ। मैं इसको मॉडरेट में डालूँगी क्योंकि थोड़ा सोचो तो वैसे कर भी सकते हो, पर एग्ज़ाम में इतना सोचना पॉसिबल नहीं होता है। इसमें देखो ये सोच सकते थे आप कि रेवोल्यूशनरी एज है, फिर नेशनल है, ठीक है, अर्ली नेशनल पीरियड। आपको नहीं लगता कि रेवोल्यूशन के बाद इंडिपेंडेंस होती है, फिर वो नेशनैलिटी वाली चीज़ चलती है, तो बी के बाद ए आना चाहिए और इमीडिएटली आना चाहिए, और वैसा एक ही ऑप्शन है। बट स्टिल इस तरह का दिमाग लगाना पेपर में बहुत टफ है, सो इट्स लाइक मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट,
ठीक है। सेकंड, अगर आपने नहीं पढ़ा हो, पर अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अमेरिकन लिटरेचर है तो ये शायद आप कर पाएँ, पर फिर भी ये मैं मॉडरेट से टफ में कंसिडर करूँगी। ठीक है। अगला, अ ब्रीफ रेफरेंस इन द टेक्स्ट दैट इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ द आइडिया और कोटेशन कंसल्टेड फ्रॉम एन अदर सोर्स। यार ये तो मतलब अगर आपने मतलब बाकी तो छोड़ो कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई की ना की हो, कभी रिसर्च पेपर पढ़े होंगे, कभी तैयारी की होगी अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो वहाँ पे लास्ट में लिखा आ रहा होता है साइटेशंस 1 2 3 4 पूरा लिख के आता है ना। तो सिर्फ आपने उस पर ध्यान दिया होता तो इन टेक्स्ट साइटेशन काफ़ी सिंपल सवाल है, बेसिक है मतलब बिल्कुल। अब आ जाओ 62nd पे। यहाँ पे मैंने आपको लिखा तो है ये कब कब आए हैं, बट ये अदरवाइज़ भी एक होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं वो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, है ना, पढ़ाई जाती हैं तो, और आनी चाहिए टाइप्स, तो ये उनमें से एक है मेरे हिसाब से। अब देखो, ये है ना स्प्रंग रिदम जीएम हॉपकिंस, ये बड़ा ही फेमस फैक्ट है और ये लोगों को पता होता है। अब 2013 में ये आया भी हुआ है स्प्रंग रिदम के ऊपर क्वेश्चन, तो आप सी का 2 कर लें तो उससे आपको एक ही ऑप्शन है, आपका फिर भी हो जाएगा ये सवाल। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सिर्फ जीएम हॉपकिंस का पता है तो वो। अब आप मुझे बोलोगे कि नहीं देखो ये तो 2013 में आया था, ठीक है, 2013 का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि ये आसान है। स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग मेरे हिसाब से टफ है याद रखने के लिए, क्योंकि एक थोड़ा सा रीसेंट चीज़ है, इतना मतलब जैसे जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे नहीं आता था कि स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग क्या होता है, ठीक है। बट 2023 में मार्च में ये आ चुका है और सीधा मतलब सवाल ही ये था कि ऐसा कुछ था, मतलब उसमें स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग भी था एंड यू हैड टू नो कि वो रेडमंड विलियम्स ने दिया हुआ है कॉन्सेप्ट। तो डी का 4 है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिविज्म जून 2023 में आया था उनका, विलियम कार्लोस विलियम्स, ठीक है। आसान सवाल है, इसको मैं टफ़ तो बिल्कुल नहीं कंसिडर करूँगी, जो चीज़ यार 2023 में ही आई हुई है वही 24 में रिपीट हो रही है, इट्स एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो, पीबी शैली का एडोनाइस लेमेंट्स द डेथ ऑफ। एडोनाइस वॉज आस्क्ड इन क्रोनोलॉजी 2020 अक्टूबर अटेम्प्ट में। क्रोनोलॉजी मतलब कि पीबी शैली, सॉरी कुछ और वर्क्स दिए थे, एडोनाइस भी एक था, उनमें बोलता क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। मैंने बहुत बार बोला है कि जब भी इन डेप्थ क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी इज़ एन इन डेप्थ क्वेश्चन, मतलब एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, तो आपको एडोनाइस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी। और जॉन कीट्स की डेथ ये लिमेंट करता है, ये एक बहुत कॉमनली रेड फैक्ट है इस बारे में। और चलो अगर प्रीवियस ईयर्स नहीं भी एनालाइज किए होते तब भी बड़ा कॉमन है ये, इट्स लाइक अ कॉमन क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए था पेपर में, ठीक है, इजी। अगला मैं डिफ़िकल्ट कंसिडर करूँगी प्योरली बिकॉज मतलब दिस इज़ डिफ़िकल्ट। ये ऐसा नहीं कि ये आए नहीं है सवाल पीछे, ये मेंशन नहीं किए गए हैं टेक्स्ट, बस दिस इज़ जस्ट डिफ़िकल्ट। मॉडरेट भी कर सकते हो पर डिफ़िकल्ट है ये, ठीक है। तो ये मतलब अगर नहीं भी आता था तो कोई बात नहीं। ब्रिटिश पोइट हु रोट सौरभ एंड रुस्तम, वेरी इजी, 2005 में आया भी है, लेकिन इट्स लाइक अब 2005 का क्वेश्चन करना तो खुद में ही बहुत मुश्किल है, आप कितने करोगे। पर जो चीज़ इतने पहले आई होती है ना, वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो ही होती है उसके बारे में, इन द सेंस अगर सौरभ एंड रुस्तम 2005 में पूछा गया है तो अभी तक वो आपके नोट्स में या कहीं आप कहीं से मटेरियल पढ़ रहे हैं, वो बहुत चांस है कि वो वहाँ पे होगा, ठीक है। तो और इसका आंसर मैथ्यू आर्नल्ड है, ये सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल है। 66 अगेन एन ईजी क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ये टफ सवाल है, हो सकता है आपको आता हो। आई थिंक दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग चैप्टर्स इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द लेटेस्ट एडिशन ऑफ एमएलए हैंडबुक। ऑनेस्टली मुझे ना ये एमएलए हैंडबुक वाली चीज़ खुद को भी डिफ़िकल्ट लगती है करने को, तो फिर मैं तो थोड़ा सा इसको इतना ही करती हूँ कि मतलब बहुत ही सिंपल सवाल आ जाए पेपर में तो गलत ना हो मेरा, डिफ़िकल्ट आए तो मैं छोड़ दूँगी, मतलब फिर तुक्का मारूंगी। तो मतलब ये देख लेना आप, ये मेरे हिसाब से टफ है। 68 जो है ना, ये एक होता है ना, कुछ चीज़ें इंट्यूशन से होती हैं। कौन सा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हुआ हो सकता है, ठीक है। आप सोचो, नमस्ते और चाय, मतलब नमस्ते इज़ लाइक इतना इंडियन है, इसका कोई कल्चरल इक्विवेलेंट आपको नहीं मिल सकता। नमस्ते मतलब इंडियन, आई डोंट नो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है कि सिर्फ इंडिया का है, पर इंडिया में तो नमस्ते इज़ लाइक वेरी वेरी इंडियन, राइट। तो मतलब नमस्ते जो हमारा कल्चर का पार्ट है, उसका डिक्शनरी में इनकॉर्पोरेट होना एक चीज़ है जो हो सकती है, क्योंकि आप
जिस चीज़ के लिए आपके पास वर्ड नहीं है आप उसको तो इनकॉर्पोरेट कर लोगे ना। अब जैसे मुझे कोई वर्ड नहीं याद आ रहा, पर चलो फिलहाल तो ये करो कि नमस्ते तो होना चाहिए, ठीक है। तो ये वर्ड उन्होंने एक ऑक्सफोर्ड में डाल लिया है। 2 ऑप्शंस बचे। अब इसके आगे थोड़ा ज़्यादा वो है, लक का फैक्टर है, पर इन दोनों से 50-50% चांस तो हो जाना था। अब देखो अब कई चीज़ें ना लक की होती हैं। अब मुझे जुगाड़ का पता है। अब मुझे क्यों पता है, ये बड़ी लंबी स्टोरी है कि मुझे क्यों पता है कि जुगाड़ एक इंग्लिश का वर्ड है। क्योंकि मुझे जुगाड़ का कब एक बार मैं ट्राई करी थी, कुछ बात करी थी, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि जुगाड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो तब मुझे पता चलता है कि जुगाड़ भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में है। इवन दो जुगाड़ का भी एक वो है, इंग्लिश अल्टरनेटिव है इसका, समथिंग लाइक फ्रूगल, फ्रूगल कुछ ऐसा होता है। मैं गलत हो सकती हूँ, मुझे ढंग से याद नहीं है, चेक करना, या फिर मैं खुद ही बता दूँगी कमेंट्स में, पर देख लेना। फ्रूगल करके कुछ होता है, जुगाड़ का इक्विवेलेंट है, लेकिन जुगाड़ अपने आप में अंदर उसमें है, डिक्शनरी में है। पर ये मतलब ये सोचा जा सकता था मेरे हिसाब से, इसको ईजी टू मॉडरेट कर सकते हो, पर वैसे ईजी है ये, ठीक है। अब फिर कई बार किस्मत भी होती है यार, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि हाँ ये तो होना ही चाहिए था सही या कुछ, ठीक है। अब आते हैं 2 बैक टू बैक डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। देखो, आप सैमुअल जॉनसन के बारे में पढ़ते हैं, इतने सवाल आते हैं, फ्रांस फैनन के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये सारे जो राइटर्स 8 के 8 दिए हैं ना इस पूरे उसमें, ये सारे ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको आने ही चाहिए। पर मतलब ये जो कोटेशन है ये मैंने नहीं सुना था, नथिंग कैन प्लीज मैनी एंड प्लीज लॉन्ग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जनरल नेचर। शायद मुझे तुक्का मारना होता तो मैं वर्ड्सवर्थ का मारती, ठीक है, या मैक्सिमम शायद कोलरिज का कर देती, पर ये दोनों मैं कभी नहीं सोचती। तो ये मेरे हिसाब से बहुत टफ क्वेश्चन है, और अगर आपको ये नहीं आता था तो ये नहीं आता था। पर हाँ, एक चीज़ मैं फिर से रिमाइंड करा रही हूँ। अब ऐसा होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस आप देखते हैं फिर आप टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं कहाँ से सवाल आ रहे हैं, हमें तो वो वाला भी क्वेश्चन बहुत बाहर से आ गया। आप हमेशा ये देखो कि कट ऑफ कितनी जा रही है, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। उसके बाद तो आप फिर ऑब्वियसली फिर आप देख सकते हो, आपको जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए। कट ऑफ क्लियर करने के लिए इतने टफ क्वेश्चंस के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर वहाँ गलती नहीं कर रहे हैं ना, जो आसान सवाल है, तो फिर आप सोचो कि हाँ ठीक है, मे बी उसके बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है, तब आप सोचो कि हाँ ठीक है अब एक्सपैंड करते हैं। जिस दिन आपका एक भी क्वेश्चन इस वजह से गलत नहीं होगा कि आपको याद नहीं आया या आपको इन्फॉर्मेशन आप यूज़ नहीं कर पाए पेपर में, ठीक है। चलो अगला वाला, ओ माई बॉडी मेक मी ऑलवेज अ मैन हु क्वेश्चंस। डिफ़िकल्ट है, नॉट ईजी। चलो अब आ जाते हैं, द टू नेशंस इज़ द सब टाइटल ऑफ। दिस वॉज नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, 2 तरीक़ों से। पहला, चार्ल्स डिकिंस अ टेल ऑफ टू सिटी। मतलब डिकिंस इतने इंपॉर्टेंट हैं, कैरेक्टर्स पे क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन, सॉरी कैरेक्टर्स पे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, इन पे इनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। लिटरली कुछ टाइम पहले तो हर साल सवाल आ रहा था। उसके बाद अगर आपको ये नहीं पता कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ का सब टाइटल क्या है, तो मतलब तैयारी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। चार्ल्स डिकिंस आपको पता होने चाहिए, उनके वर्क बहुत डिटेल में पता होने चाहिए, तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आर एल स्टीवेंसन, ट्रेजर आइलैंड, वेरी फेमस वर्क, ये आना चाहिए होता है, तो इसका भी ये सब टाइटल नहीं है। बचता है मेरे पास एंथनी ट्रेलॉप एंड बेंजामिन डिज़रायली का सिबिल। अब देखो, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करें आप 50-50 में पहुंचेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ ट्रेलॉप का वार्डन भी आना चाहिए। मुझे आता था, वेरी ऑनेस्टली एडमिटिंग आता था, लेकिन ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप मतलब इतना कॉमनली नहीं पूछा जा रहा है। मुझे याद नहीं है कि नेट में ये पूछा है कि नहीं है, मुझे सो सॉरी, इसका मुझे सच में याद नहीं आ रहा, मैं रिसर्च करना भी भूल गई इसका। पर यह है कि वार्डन आपको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, 50-50 का ये है 2 और 3 में। बट अब आप देखो ना, 2013 में कितना आसान सवाल आया हुआ है। हु कॉइंड द फ्रेज द टू नेशंस टू डिस्क्राइब द डिस्पैरिटी इन ब्रिटेन बिटवीन द रिच एंड द पुअर। मतलब टू नेशंस में क्या है उसका एक्सप्लेनेशन तक दिया हुआ है। तब तो आपको आना ही चाहिए था ना कि सिबिल का टू नेशंस है। जून 2013 का सवाल है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसको क्या हो गया, हाँ इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, इस बार थ्योरी के क्वेश्चंस बिल्कुल टफ नहीं आए। थ्योरी सबको, मतलब सबको तो नहीं, या आप खुद समझ लिया करो, सबको डराती है, मतलब बहुत सारे लोगों को डराती है। मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दे देती हूँ, फिर उसमें एक्सेप्शंस लगाने की कोशिश करती रहती हूँ, फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी एक ऐसी चीज़ है ना जो सबको डराती है। थ्योरी कैसे करनी है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने थ्योरी कैसे करी, थ्योरी में समझ नहीं आता। यार थ्योरी में ना मुझे भी नहीं समझ आता था पेपर में क्या पूछा है, राइट। वो सवाल ही ऐसा करते हैं, इतना डिफिकल्ट स्टेटमेंट बना के दे देते हैं कि मतलब आप सोचोगे क्या आंसर है इसका। पर वही है कि उस स्टेटमेंट से डरना नहीं है, वो एक पजल की तरह होती है। आप उसमें से राइट कीवर्ड्स अगर सर्च कर सको तो आंसर निकलते हैं, ठीक है। चलो चलो देखते हैं। अब ये लैंग एंड पैरोल का सवाल तो यार जब से मैंने दिया था ना तब से लेकर अभी तक ही, मतलब कम से कम तीसरा सवाल है ये। तो इतना तो पूछ रहे हैं लैंग एंड पैरोल, आपको लैंग एंड पैरोल तो आना चाहिए। क्या होता है लैंग एंड पैरोल? पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ना थोड़ी लैंग्वेज से वो करते हैं, डिफ़िकल्ट बनाते हैं, फिर आपको समझ नहीं आता, ठीक है। लैंग एंड पैरोल मतलब, लैंग मतलब जो लैंग्वेज का बेसिक है ना, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। पैरोल मतलब जैसे उस लैंग्वेज को जब लोग यूज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ को पैरोल कहते हैं। जो लैंग्वेज तब निकल के आती है उसे पैरोल कहते हैं। सो लैंग इज़ मोर लाइक ऐसा कह सकते हो, मतलब एक तरीका है सोचने का कि जो चीज़ कॉपी पे है, और पैरोल मतलब जो रियलिटी में है, ठीक है। अब देखो, लैंग इज़ ट्रांसलेटेड एज स्पीच एंड पैरोल एज लैंग्वेज। अभी बता के हटी मैं आपको कि जो लोग बोलेंगे वो पैरोल है, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है वो लैंग है। पैरोल क्या है? जो लोग बोलेंगे। स्पीच, पैरोल स्पीच है, उल्टा दिया हुआ है। लैंग इज ट्रांसलेटेड एज स्पीच नहीं, लैंग इज द लैंग्वेज, पैरोल इज स्पीच। जो 2021 का सवाल आया था, 2021 का नहीं, हाँ 2021 का, उसमें था लैंग इज़ अ लैंग्वेज सिस्टम। अगर आपको वो भी याद होता, वो सही स्टेटमेंट था, वो भी आपको याद होता तो आप कर सकते थे कि लैंग स्पीच नहीं होती, स्पीच पैरोल होता है, जो बोल रहे हैं, जो प्रैक्टिकली हो रहा है। लैंग होती है लैंग्वेज जो बनाई, ठीक है। तो ए सही है, पहले ए 3 ऑप्शंस में है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये वाली तो एक मिनट, हाँ ए गलत है, आई एम सो सॉरी, हाँ उल्टा लिखा है ना ये, ए गलत है। तीनों चली गई, सिर्फ एक बची, सी एंड बी, राइट। पर चलो उसको भी छोड़ो, और भी बताती हूँ कि ई ऑप्शन देख रहे हो, देर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पैरोल एंड लैंग। मतलब ये कैसे हो सकता है यार, दो मतलब ये कैसे हो सकता है? बाइनरी पेयर लिखा हुआ है यहाँ पे। बाइनरी क्या होता है? जैसे गुड बैड, बाइनरीज ना, दो चीज़ें, मोस्टली ऑपोजिट चीज़ें, ठीक है। तो लैंग एंड पैरोल बाइनरी पेयर यहाँ लिख रहे हैं, और यहाँ लिख रहे हैं नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पैरोल एंड लैंग, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ई गलत है। पैरोल एंड लैंग्वेज आर अ सेट ऑफ वोकैबुलरी ओनली। जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए ना तो वैसे ही सोचना शुरू कर देना चाहिए कि ये सही है भी कि नहीं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है। तो डी भी गलत है, मतलब ये गलत ही गलत है, मतलब ये इतना वो है। अब जैसे लैंग इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, नॉट लैंग्वेज इटसेल्फ, बिल्कुल सही है ये, है कि नहीं। बी भी एक ही उसमें है। मतलब ये सवाल इतना इजी था कि ये तो करना था, करने वाला सवाल था। ये गलत किया मतलब आपने प्रीवियस ईयर्स ढंग से नहीं किया, प्रीवियस ईयर ढंग से, मतलब अगर आपने देखे भी तो आपने उन पे वो नहीं किया, डेलिब्रेशन नहीं किया, सोचा नहीं उनके ऊपर, ठीक है। अब अगली बार लैंग पैरोल का आएगा तो तब अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक टफ क्वेश्चन है, इवन दो ये प्रीवियस ईयर से आया है, एंड मैं बोलती हूँ कि हाँ प्रीवियस ईयर से आया हो तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, पर ये टफ है। अब देखो ना, आपको 3 राइटर्स का आपने सुना भी है, ठीक है। उर्मिला पवार अक्टूबर 22 में मेंशन थी, मीना कंडेस्वामी जून 23 में मेंशन थी, बामा दिसंबर 21 में, लेटेस्ट पेपर हैं ये सारे, ठीक है। लेकिन आपको इनका कोई आइडिया नहीं है, ये तो नहीं देखे मैंने पेपर में, ठीक है। तो उस वजह से ये पेपर टफ हो जाता है। और अदरवाइज़ भी अगर सिर्फ एक एक बार आपने देखी हो पेपर में तो उनकी क्रोनोलॉजी याद करना, इसका वो इनपुट आउटपुट बहुत कम है, तो मैं तो करूँगी भी नहीं अगर मैं एग्ज़ाम दूंगी, और अगर ऐसा कुछ आएगा भी तो मैं नहीं करने वाली हूँ क्रोनोलॉजी याद, क्योंकि जितना टाइम मुझे उस क्रोनोलॉजी को याद करने में लगेगा उतने में मैं ऐसे 10 और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लूँगी जिनमें से पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। और ये डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, छोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है रादर देन जस्ट रीडिंग एवरीथिंग। यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि नहीं ये छोड़ना है, फिर चाहे पेपर में आ जाए, आने दो, वहाँ पे फिर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दिया था मैंने, तुक्का मारो। पर ये है कि यू हैव टू, आपके पास जितना टाइम है ना वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। वो यूटिलाइज़ नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मतलब यू हैव टू नो वट यू नो रियली रियली वेल, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ याद है हल्का हल्का हल्का। अब देखो ये पेपर आसान था, इसमें अगर आपको हल्का हल्का भी याद था तो क्या पता चल जाए, पर
अगर आप पेपर देखो ना, कई बार ऐसा आएगा कि आपको अगर नहीं याद कि क्वेश्चन की सही चीज़ क्या है, एग्जैक्ट क्या है, तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। अभी जैसे जो पहले पेपर थे उसमें काफ़ी इंडायरेक्ट सवाल आते थे। इस पेपर ने तो मतलब बिल्कुल ही वो, इनफैक्ट तब मैं ये भी बोल सकती थी कि हाँ, पेपर में तो इंडायरेक्ट सवाल ही आते हैं, क्योंकि तब इजी इतने कम होते थे। अभी इजी का कर दिया है, लेकिन वही है कि इजी ज़्यादा है तो फिर कट ऑफ भी ज़्यादा है, कंपटीशन तो उतना ही रहेगा, पढ़ाई तो लोग कर ही रहे हैं, राइट। चलो जी, अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। द टर्म नेग्रीट्यूड coined by Amy Césaire was appreciated as well as criticized by critics, अच्छा मिसप्रिंट हुआ होगा, critics and thinkers. Select the correct responsive that this term received. अच्छा, देखते हैं अभी ये टफ है कि आसान है। ये फैक्ट आपको आना चाहिए कि वोल्क्सवैगन जो है वो, मतलब उनको नहीं पसंद था ये वर्ड, राइट। तो डी जो है वो बिल्कुल सही है, और डी दो ऑप्शंस में है। अब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो ये थोड़ा सा, जैसे ई है ना और सी है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। मैं जब आंसर्स बना रही थी तो मैं इसमें सोच रही थी कि मतलब ई भी हो सकता है, क्योंकि फ्रांस फैनन एक्चुअली बहुत क्रिटिकल थे नेग्रीट्यूड की। ही वॉज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द टर्म बट नेवर यूज्ड इट। यहाँ पे मैं थोड़ी सी वो हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया हो सकता है क्रिटिसिज्म के लिए यूज़ किया हो, पर मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे हो गया मुझे कि नेवर यूज्ड इट, थोड़ा बात नहीं बन रही थी। लेकिन हाँ, क्रियोल राइटर्स ने इस टर्म को अटैक किया है, ये पक्का है। अगर आप मुझसे ये पूछो कि पेपर में मतलब आपको आता था, नहीं मुझे नहीं आता था, एक तो मुझे याद भी नहीं था, पर मतलब ये है कि मोनोलिथिक, आपने अगर क्रिटिसिज्म थ्योरी तो नहीं, पर क्रिटिसिज्म अगर कभी थोड़ा सा जैसे क्लास में पढ़ते हैं, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, बहुत सारे राइटर्स अलग अलग मूवमेंट्स को लेकर ये बोलते हैं कि ये वाली मूवमेंट सिर्फ इसी वाले सोसाइटी को एड्रेस करती है और इनके बारे में तो भूल ही चुकी है। बहुत बार देखा है मैंने ये चीज़ कि बहुत राइटर्स इस चीज़ को बोलते हैं कि जैसे कोई मूवमेंट है तो इसने अगर जैसे ध्यान दिया तो सिर्फ फीमेल्स पे ध्यान दिया है, फीमेल्स में ध्यान दिया है तो दे हैव फॉरगॉटन अबाउट द कलर्ड वुमेन, है ना। तो ये चीज़ ये काफ़ी कॉमनली बोली हुई चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मोनोलिथिक क्या होता है कि आप बस उसको एक तरीके से देख रहे हो, राइट। तो मुझे लगा कि ठीक है, ये हो सकता है, क्रियोल राइटर्स अटैक दिस टर्म फॉर इट्स मोनोलिथिक लुक, ये हो सकता है। सो आई थिंक इट्स सी एंड डी, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, से ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये पेपर में करना, पर ये आंसर गलत है। एंड लियोन डेमास डिड पार्टिसिपेट इन द नेग्रीट्यूड मूवमेंट, पर ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं क्वेश्चंस पेपर में करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, ईजी टू मॉडरेट बोलूँगी, नॉट एन ईजी क्वेश्चन एग्जैक्टली, ईजी टू मॉडरेट रख लेते हैं, ठीक है। चलो अगले आ गई पैट्रिक वाइट। पता नहीं इनका मेरे पेपर में सवाल क्यों नहीं आया था, मुझे इतने अच्छे से आते थे ये, पर एनीवे पैट्रिक वाइट, इतनी बार सवाल आ चुका है कि मतलब ये एक ऐसे ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं जो आपको आने चाहिए, ठीक है। कौन सा अवार्ड है ये भी आना चाहिए। अब ऐसा है कि ठीक है, अगर नहीं याद रहता है एवरीथिंग तो आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है ये मैंने छोड़ दिया था, तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि हाँ आपको करना ही चाहिए था, टफ है। क्योंकि अगर आपको क्या पता इन्होंने यही थोड़ा डिफिकल्ट यही चेंज कर दिए होते ईयर्स, क्योंकि इतना तो याद रखना सच में बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इवन दो दिस हैज़ बीन रिपीटेड 4 times, तो आई स्टिल थिंक इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। पर हाँ ये है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड डी, मतलब डेट्स का मतलब 2 मिनट के लिए मान लो कि हाँ नहीं ठीक ही होंगी डेट्स, कोई ना कोई तो होगी ना। पर अगर आपको इतना भी पता होता कि हाँ ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर मिला है, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला है, ओह आई एम सो सॉरी, दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ओह आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी सो सॉरी। अब एडिट कर दूँ इस वाले एरिया को कि आपको दिखाऊं कि मैंने कहाँ गड़बड़ कर दी, दिखाएंगे हम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार छुपाना क्या है, ठीक है देख लो ये गड़बड़ हो गई मुझसे। यार नोबेल प्राइज़ तो याद करते हैं हम बैठ के कि हाँ नोबेल प्राइज़ ये लोगों ने जीता है। नोबेल प्राइज़ जितने भी लोगों ने जीता होता है उनके तो नाम आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है, और उनके वर्क्स भी, ठीक है। इनको नोबेल मिला है और एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे नोबेल का वो है ए एंड डी,
ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर को पता करने की ज़रूरत ही नहीं थी। नोबेल से ही ये सवाल हो रहा है, ये इजी सवाल है। आई एम सो सॉरी, इट्स एन ईजी क्वेश्चन। चलो, और जो बात मैंने पहले बोली कि ईयर्स अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ऑप्शन उस तरीके से दिए नहीं हैं कि आपको ईयर्स में प्रॉब्लम होनी चाहिए, मतलब आपको सोचना होगा वहाँ पे, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। मैं कितनी बार बोलती हूँ आपको, मतलब अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि जब मैं लेक्चर्स भी लेती हूँ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना कुछ भी, और एटलीस्ट टाइटल के बारे में थोड़े से क्यूरियस हो जाओ। यू शुड नो कि टाइटल का क्या मतलब है। अभी ऐसे ये है, 3 women's texts इन अ क्रिटिक ऑफ इम्पीरियलिज्म। 3 women's texts, भाई कौन से टेक्स्ट, पता करो कौन से टेक्स्ट। अब देखो, ये सवाल अक्टूबर 2022 में आया है, 3 women टेक्स्ट मेंशन था। 22-24 से बहुत पुराना नहीं है, 2 साल के अंदर का पेपर है। आपको उस टाइम पे सर्च करना चाहिए था कि 3 women टेक्स्ट में कौन कौन से टेक्स्ट हैं। आप कुछ भी और सर्च नहीं करते, ये सर्च करते प्लस थोड़ा सा 2 लाइनों में कि किस बारे में है, राइट, एंड यू वुड हैव गॉटन द आंसर करेक्ट। ये मैं डेफिनेटली डिफ़िकल्ट नहीं कंसिडर करूँगी, मानती हूँ कन्वेंशनल रिसोर्स में से नहीं है ये, कि हाँ ये कि सबको ही आता होगा या बहुत कॉमनली रेड है, नहीं है। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चंस करना एक मस्ट है। आप मेरे चैनल से अगर एसोसिएटेड हैं, आपको पता होगा इट्स एन ईजी क्वेश्चन, यू शुड हैव बीन एबल टू डू इट। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आ गया फिर से किस्मत। अब अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या अपने आसपास, अगर आप कॉलेज या कहीं पे इनरोल्ड हैं, अभी फुल टाइम घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो दिस अ गुड चांस कि आपके कॉलेज में ये चीज़ मेंशन की गई होगी या शायद सेलिब्रेट भी की गई हो, वी नेवर नो। तो आपको ये पता हो सकता था, ठीक है। अदरवाइज़ ये पेपर के लिए पढ़ना फीजिबल नहीं है। आई विल कंसिडर इट एज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। वैसे तो अब मैं कहने को कह सकती हूँ कि नहीं, आपको पता होना चाहिए मदर लैंग्वेज डे कब है और ये डे कब है, लिटरेचर पढ़ रहे हो, बट इतना कहाँ क्या क्या पढ़ेंगे यार, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये, मेरे तो बस की नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ सकती। ठीक है, तो मैं तो छोड़ दूँगी, ठीक है ना, कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। एनीवे, अब ये है सवाल भाई, वेरी सिंपल, कोई मतलब ये गलत होना ही नहीं चाहिए था। बहुत बहुत आसान सवाल। 2013 में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को मार्क करने आया था आई रिचर्ड्स के साथ, तो आपको पता होना चाहिए था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अंदर क्या क्या बात करते हैं वो। बट ये भी छोड़ो, ये वैसे भी बहुत कॉमनली रेड चीज़ है, ये आनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफ़िकल्ट है, अब मतलब है तो ये बहुत इजी है देखने में, बट ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये ब्रीफ समरी स्टेटिंग में मैं गलत कर देती इसको पेपर में, ये नहीं हो पाता मुझसे सही। ठीक है, चलो अगला आ जाते हैं। बहुत लंबा हो गया यार वीडियो, चलो कोई बात नहीं। एक तो मेरे ना स्टोरेज की इशू है, ये मेरे को ऐसा ही ना बोले कि हाँ स्टोरी नहीं हुई वीडियो, ऐसा मेरे साथ बहुत होता है यार। एनीवे, हाँ, आसान सवाल है यार, फिर से लोग को जूम करो ज़रा। थर्ड स्पेस जून 2019 में आया है, वेल्ट लिटरेटर नवंबर 17 में आया है, 2017 में। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म 2013 में आया है सितंबर में। साइमुलैक्रा दिसंबर में आया है 2023 में। सारे आ चुके हैं, आपको सारे आने चाहिए थे। मैं ये भी नहीं बोलूँगी एक आता था 2 आता था, सारे आने चाहिए थे। और अगर आपको उनमें से एक भी नहीं आता था ना, चाहे मतलब एक मतलब 3 आते थे और एक नहीं आता था, और फिर भी आपका क्वेश्चन सही हो गया, ट्रस्ट मी आप इसको तैयारी करो और अच्छे से, क्योंकि चारों आने चाहिए। ये सवाल आसान है, टफ भी तो आ सकता है ना। ठीक है, तो ये आप तैयार करेंगे। थर्ड स्पेस होमी बाबा, ये वैसे काफ़ी कॉमनली रेड है। वेल्ट लिटरेटर, ये भी आप जब गॉथ पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म रॉजर फ्राई एंड साइमुलैक्रा जॉन बॉद्रिलार्ड, आसान है। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। एनाफोरिक वर्ड, देखो एक पेपर में 2 बार सेम सवाल। एनाफोरिक वर्ड यहाँ है, कॉम्प्रिहेंशन में जाके देखना है, एनाफोरा ऑप्शन में था और वही सही था। ठीक है, तो वो है ना, आप थोड़ा सा वही है कि स्ट्रेस फ्री सोच सकें, तो नहीं भी आता तो शायद आप यहाँ से हेल्प ले सकते थे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन से हेल्प ले सकते थे। चलो देखो, एनाफोरिक वर्ड आना चाहिए, रेफर्स बैक टू अ वर्ड और फ्रेज प्रीवियसली यूज्ड इन अ टेक्स्ट और अ कॉन्वर्सेशन। मॉर्फीम, अब यार मेरे पास लिंग्विस्टिक्स था सेकंड सेमेस्टर में तो मुझे आता था, पर ये पेपर के लिए तैयार करना पता नहीं। ठीक है, पर चलो ए का 2 है, वैसे ही एक ही ऑप्शन है, आना चाहिए था, आसान सवाल है, एक ऑप्शन से तो सॉल्व हो रहा है।
चाहे फिर आपको ये नहीं भी आते थे। पर ये दोनों देखो आ रखे हैं मार्च 23 में, दिसंबर 23 में, तो वैसे तो आने ही चाहिए थे। ठीक है, तो आने चाहिए थे। अभी मैं क्या करूँ, क्या वीडियो स्टॉप कर दूँ? चलो ठीक है, ये लास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगली वीडियो में करेंगे। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डी एच लॉरेंस। एक होता है ना, हर एज में कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते छोड़ना। डी एच लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ, एल्डस हक्सले, ये उनमें से कुछ हैं। वो क्या है उनका नाम? ओ गॉड, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। ओ माय गॉड, आई कांट थिंक, एनीवे आई फॉरगॉट हिज नेम। एक और बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है इस एज के। एनीवे, तो डी एच लॉरेंस पे सवाल भी बहुत आए हैं। ठीक है, तो जब इतने सवाल आए हैं, डी एच लॉरेंस हैं, क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए आपको। पता है कि नेट कितना फोकस कर रहा है क्रोनोलॉजी पे। और देखो, मैंने पहले भी बोला था कि एकदम से वो नहीं बढ़ाते हैं। कल को बढ़ाते हैं तो पता नहीं, पर एकदम से वो लेवल नहीं बढ़ाते, धीरे 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 डालते हैं चीज़ों को। पहले क्रोनोलॉजी आती थी बहुत सिंपल, दूर दूर के, एक आपका रेस्टोरेशन से ले लेंगे, एक मॉडर्न से होंगे, एक एज ऑफ रिवाइवल से होंगे, तो बहुत ईजीली आप कर लेते थे। फिर उन्होंने सेम एज के राइटर्स देने शुरू कर दिए, अब उन्होंने सेम राइटर के वर्क्स देने शुरू कर दिए। ठीक है, अभी लेकिन आप देखो इंपॉर्टेंट राइटर्स के ही पूछ रहे हैं। हाँ, अगर कुछ नॉन इंपॉर्टेंट राइटर्स के क्रोनोलॉजी के वर्क्स पूछ रहे हैं तो छोड़ दो, और क्या ही कर सकते हो, है ना, तुक्का मारो। पर उसका जो कॉस्ट बेनिफिट आज की डेट में नहीं है, हो सकता है कल को वो भी करना पड़े। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद थोड़ी किस्मत भी होती है यार, अगर किस्मत नहीं साथ है तो फिर कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा फिर हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए। पर हम जितना मैक्सिमम आउटपुट कर सकते हैं, अपने पास जो लिमिटेड टाइम है वो करने की कोशिश रहती है। ठीक है, चलो। अभी 83rd क्वेश्चन है, वैसे तो टफ़ है ये, मुझे नहीं लगता है कर सकते थे। एक मिनट, ये इजी है, मैं 82 को बिल्कुल टफ़ नहीं कंसिडर करूँगी। डी एच लॉरेंस का क्रोनोलॉजी आना चाहिए। अगर वो कुछ भी नहीं आता, मैंने आपको नोट्स वाले वीडियोज़ में भी बताया था कि पहला वर्क और लास्ट वर्क तो ढंग से याद करना, नेट का बहुत बहुत फोकस है। आपको सिर्फ ये पता होता ना कि वाइट पीकॉक पहले आया है और चैटरलीज लवर बाद में आया है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। या आपने सिर्फ नोट्स बनाए हैं ना क्रोनोलॉजी में, तब भी आपको पता होगा। मेरा वाइट पीकॉक जो है वो फर्स्ट पेज पे है और लेडी चैटरलीज लवर लास्ट पेज पे है। ठीक है, हो सकता है डेच लॉरेंस ने उसके बाद कुछ लिखा हो या वाइट पीकॉक के पहले कुछ लिखा हो, पर मैं अभी के लिए जो मेमोरी से बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन ये मेरे फर्स्ट पेज पे, मेरा सवाल सिर्फ उसी से सॉल्व हो रहा है कि मेरे फर्स्ट पेज पे है, क्योंकि मैंने क्रोनोलॉजिकली वो अरेंज किए हैं। फिर पिक्टोग्राफिकल मेमोरी होती है दिमाग में, तो वो हेल्प हो जाती है। ठीक है, ओके। 83rd टफ क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट। 84th ईजी अगेन, आर के नारायण का अगर आपने ऑनर्स किया है तो दिस अ गुड चांस कि आपने नारायण पढ़े होंगे, या वी एस नाइपॉल पढ़े होंगे। तो मुझे पता था कि नारायण तो नहीं लिखते हैं मैजिक रियलिज्म, ये गलत है। ठीक है, और मुझे पता है कि मुल्क राज आनंद भी नहीं लिखते हैं। मुझे पता है वो किस तरीके के टेक्स्ट लिखते हैं, उनके टेक्स्ट आर मोर लाइक सोशल इश्यूज़ पे। ठीक है, तो मुझे पता है कि ठीक है, मुल्क राज आनंद भी नहीं लिखते। दैट लीव्स मी विद दीज थ्री। मैंने वी एस नाइपॉल का भी अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास पढ़ा है। आई नो ही डज़ नॉट यूज़ मैजिक रियलिज्म। सी, ऑनेस्टली मुझे नहीं याद था कि गैब्रियल गार्सिया मार्की मैजिक रियलिज्म यूज़ करते हैं कि नहीं, जब मैं अभी पेपर सॉल्व करी थी, क्योंकि रिवाइज़ किए हुए मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया है। पर ये मुझे याद था कि सलमान रश्दी ने करते हैं, ये बहुत फेमस इनका है कि हाँ सलमान रश्दी मैजिक रियलिज्म यूज़ करते हैं। तो उसके बेसिस पे भी मेरा आंसर आ गया। वैसे ऑनेस्टली आपको पता होना चाहिए कि गैब्रियल गार्सिया मार्की भी मैजिक रियलिज्म यूज़ करते हैं। वो इट्स अ कॉमन नोन फैक्ट, कॉमनली नोन फैक्ट। ठीक है, और नहीं था तो अब एलिमिनेशन का मैं आपको जो बोलती रहती हूँ ना कि हाँ जो आता है वो बड़े अच्छे से आना चाहिए। अब अगर आपको सिर्फ ये तीन पता था कि नहीं ये तो बिल्कुल नहीं लिखते मैजिक रियलिज्म, तो फिर आप सीधा इन पे आ सकते थे, है ना। इसीलिए जस्ट नो व्हाट यू नो रियली वेल, यू नेवर नो कि वो आपको कहाँ हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा। अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं इस वीडियो में, उसके बाद सेकंड पार्ट बनाऊंगी। जीन राइस का वाइट सरकासोसी। लेट मी जूम इन। दिसंबर 2023 में, यानी कि पिछले अटेम्प्ट में, दो सवाल आए थे सेम सेम पेपर में। आपको नहीं लगता कि अगर किसी एक पेपर में दो सवाल आए हैं सेम राइटर सेम वर्क से, तो आपको डिटेल में एक्सपेक्ट करते हैं कि उस वर्क में क्या हुआ है? करते हैं कि नहीं? मैंने पहले भी बताया था कि डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ क्वेश्चन आज इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी डेप्थ में जाना है, राइट।
ये 2 सवाल हैं, देख लो आप स्क्रीन पे। अब देखो कि हाँ, ये जो ये 3 सवाल हैं, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से क्या होना चाहिए? वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, सारा सारा का सारा। ये भी मैं डेट्स मैं खुद याद नहीं करती, मैं शायद आज भी नहीं करूँगी, मुझे तो होती ही नहीं है याद। पर अब होनी पड़ेंगी, जो मेजर मेजर वर्क्स हैं उनकी करने पड़ेंगे। सीधे सीधे लाइंस में पूछ रहे हैं, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, अब हो गई हैं एटलीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स की। पर चलो मैं तो फिर भी अपना उससे करूँगी, बिना उसके, क्योंकि मेरे को डेट्स नहीं याद होती हैं। वैसे तो मुझे ये फैक्ट याद है, ठीक है। पर मुझे ये याद है कि ये करेबियन में सेट है, और ये आप सेटिंग पढ़ते हो, जो इंपॉर्टेंट नॉवेल्स होती हैं, मैं बता चुकी हूँ, सेटिंग्स पढ़नी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्स होते हैं। तो मुझे सेटिंग पता है करेबियन। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको सिर्फ करेबियन का पता है और आपको ये नहीं पता कि करेबियन होता क्या है, तब आप ये गलत कर सकते हो। पर अगर आपको पता है कि करेबियन किस रीजन को बोलते हैं, तब ये गलत नहीं करोगे। साउथ अफ्रीका का कॉन्टिनेंट ही अलग हो गया, इट्स नॉट इवन क्लोज टू करेबियन, राइट। करेबियन रीजन कहाँ होता है? करेबियन रीजन जो है वो, जो करेबियन सी है उसके आसपास के एरिया को बोलते हैं, जो सेंट्रल अमेरिका के साथ, जो सेंट्रल अमेरिका में कॉन्टिनेंट्स हैं, साथ में कॉन्टिनेंट, क्या बोल रही हूँ मैं, सेंट्रल अमेरिका में जो कंट्रीज़ हैं उसमें साथ में जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उस सबको करेबियन बोलते हैं ओवरऑल, ठीक है। और साउथ अफ्रीका का तो कॉन्टिनेंट ही अलग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अफ्रीका में है ना साउथ अफ्रीका, वो भी एकदम नीचे जाके, तो ये वहाँ पे सेट नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आपको ये भी पता होता कि जीन राइस का क्या है, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो फिर तब भी आप सोच सकते थे, पर ये मतलब आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। इजी क्वेश्चन अगेन, एक मिनट, इजी इजी। मैंने अभी सिर्फ 35 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आप देखो इन 75 में कितने इजी सवाल हैं। वन, ओहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 सवाल 35 में से आसान है। 23 ऑन 35 बहुत बड़ा नंबर होता है ये, और इसमें से ऐसा तो है नहीं कि बाकियों में आप तुक्के नहीं मारोगे, अगर आपके 4 तुक्के भी लगते हैं तो भी यू विल बी एट 27, राइट, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोर। अभी अगले वीडियो में देखेंगे हम, अगर पार्ट 2 देखती हूँ, बनाऊँगी शायद, मैं बहुत थक गई हूँ। और अम, आप लोग एक तो रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, क्या करूँ मैं? मुझे थोड़ा पता तो चले ना कि मेरा बताया वो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर नहीं भी आ रहा है तो भी मुझे बताओ। मुझे ना कई बार थोड़ा सा ऐसे लगने लग जाता है कि शायद ना मैं पढ़ाने में ही असक्षम हूँ, मुझे समझाने ही नहीं आता। फिर बीच बीच में मुझे लोग बोलते हैं कि नहीं अच्छा है, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं शायद अच्छा होगा, तो पर वो मैं बहुत उसमें रहती हूँ कि काफ़ी कम लोग बोलते हैं, तो मे भी शायद कम लोगों को समझ में आता होगा। तो अगर आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट, जब मैं खुद यूट्यूब पे नहीं आई थी उससे पहले मैं कभी कमेंट नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं किस बात का इतना डर था। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या, मतलब यू नो देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ अ डिस्कम्फर्ट जो मैं फील करती थी। और अब देखो मुझे खुद बोल रही हूँ मैं कि प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो। एनीवे, बस यही बोलना था। अभी अगला वीडियो देखते हैं, फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। आई जस्ट होप ये स्टोर हो जाए। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहो, अगला अटैम्प्ट आएगा तो जस्ट मेक श्योर कि ये गलतियाँ नहीं करो जो इस बार करी हैं। कुछ सवाल है, कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स, लिखिए, मुझे बताइए, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। बाय, टेक केयर।